हेलो बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज मैं अमिता माली, बॉटनी डिपार्टमेंट, आपके पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट में मेंशन प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक सेल्स को आज हम समझेंगे कि व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये जो सेल्स है दोनों हम डायग्राम में देख सकते हैं। डिफरेंस दोनों कोशिकाओं के जो डायग्राम है आपको कुछ पता चल रहा होगा इसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो इनकी संरचनाओं का जो अध्ययन है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से हम इतनी डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम उनकी नहीं पता लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जब स्टडी करी साइंटिस्ट ने तब पता चला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव यानी कि पुरानी सबसे आद्य प्रकार की है। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। कोशिका के केंद्र में केंद्रक पदार्थ न्यूक्लियोइड पाया जाता है। यहाँ पे क्योंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो उसको न्यूक्लियस ना कह के केंद्रक ना कह के केंद्रक पदार्थ या न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूर्णतया अभाव होता है। केंद्रक पदार्थ में डबल हेलिकल डीएनए अणु पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, समसूत्री उपकरण अनुपस्थित होता है। ये चारों ओर से कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली से आबद्ध रहता है, जिसके बाहर कार्बोहाइड्रेट्स अमीनो एसिड से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कुछ प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति का भी अभाव होता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स है। और अब जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, उसमें जो कोशिका झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, ये सब एब्सेंट होते हैं और राइबोसोम 70S वाले पाए जाते हैं जिनकी सतह पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और बहुत सारे एंजाइम्स भी रहते हैं, लेकिन बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट रहते हैं। तो हम इसका अध्ययन करने के लिए एक जो एग्जाम्पल है वो एक बैक्टीरियल सेल का लेते हैं। बैक्टीरियल सेल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए। तो बैक्टीरियल सेल क्या है? ये बहुत ही सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है, यानी कि जिनका पूरी बॉडी जो है एक कोशिका से बनी हुई होती है, कोई विभेदन नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिका में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स आदि पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिका में इन पदार्थों को संश्लेषित करने की क्षमता भी होती है। इनकी कोशिका में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ये परजीवी या मृतकजीवी होते हैं और मृतकजीवी जीवाणु मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन परजीवी जीवाणु जंतु तथा पौधों में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। और जीवाणु कुछ जो है अलवणीय और लवणीय जल व मृदा में पाए जाते हैं। अब हम इनका देखते हैं शेप एंड साइज कि किस तरीके की शेप के ये होते हैं एक्चुअल में। तो ये विभिन्न कुछ 2-3 प्रकार के शेप्स में ये पाए जाते हैं कि जीवाणु कोशिकाएं मेन तो 3 प्रकार की आकृति में पाई जाती है। एक तो कोकस, जिसके बहुवचन को कहा जाता है कोकाई या गोलाकार। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो गोलाकार अणु है स्फेरिकल कोकाई, इनको राउंड शेप या गोलाकार कहा जाता है। एक तो इस प्रकार की कोशिकाएं रहती है। दूसरा है बेसिलस, बेसिलस को रॉड शेप या छड़नुमा। फिर थर्ड है स्पाइरलम या हेलिकल, कुंडलित रूप, सर्पिल रूप। तो ये 3 रूप मुख्यतः पाए जाते हैं। बाकी इन्हीं के ही वेरिएशन है, लेकिन ये मुख्य रूप से जो कोशिकाएं हैं जीवाणु कोशिकाएं वो इन 3 रूपों में पाई जाती है। तो ये तो थी इसका आकृति और जो साइज है वो इस तरीके से। और साइज में भी अलग अलग आकार होता है इनका। व्यास जो है 1.25 माइक्रोन के आसपास लगभग रहता है।
0.15 सबसे छोटी रहती है, 0.15 से 0.3 माइक्रोन तक भी होती है और 13 टू 15 माइक्रोन तक भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है यानी कि बैक्टीरिया, इसकी अगर हम प्रारूपिक संरचना देखें तो एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है, इसकी संरचना किन संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले तो है आउटर कवरिंग यानी बाह्य आवरण। तो जो बाह्य आवरण है वो मुख्यतः 3 परतों से बना होता है, 3 परतीय आवरण से घिरी रहती है कोशिका संरचना। सबसे बाहर परत होती है कैप्सूल की। कैप्सूल अधिकतर प्रोकैरियोट्स कोशिका भित्ति के बाहर म्यूसिलेज स्रावित करते हैं जिसे स्लाइम कहते हैं। कुछ जीवों में म्यूसिलेज सरल अनिश्चित मोटाई की परत के रूप में पाया जाता है जिसे स्लाइम लेयर भी कहते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स में स्लाइम लेयर कोशिका भित्ति के बाहर एक निश्चित मोटाई की परत के रूप में पाया जाता है जिसे जीवाणु कोशिका में कैप्सूल तथा ब्लू ग्रीन एल्गी में शीथ कहते हैं। कैप्सूल या शीथ का कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं है और इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर में मुख्यतः पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड तथा लाइपोप्रोटीन होते हैं। तो ये तो सबसे आउटर लेयर है। उसके जस्ट अंदर की ओर है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। आप केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़ दो, बाकी सभी जो जीवाणु कोशिकाएं हैं उनमें कैप्सूल के अंदर कठोर मजबूत कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसकी मोटाई 10 माइक्रोमीटर या अधिक होती है। इसकी रासायनिक संरचना लिपिड्स, प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और अमीनो एसिड, म्यूरेमिक एसिड ये होती हैं। कोशिका भित्ति में प्लाज्मा झिल्ली के समान अर्ध पारगम्यता यानी सेमी परमिएबल का लक्षण नहीं पाया जाता है। ये जो सेमी परमिएबल शब्द है ये क्या होता है, हम आगे आने वाले वीडियो में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे तब मैं समझाऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ध पारगम्यता। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में कोशिकाएं आपस में कोशिका द्रव्य संपर्क सूत्रों से जुड़ी रहती हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और ये कोशिका भित्ति से गुजरकर दो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली को जोड़ते हैं जिससे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म आता जाता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। तीसरी जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की कैप्सूल, उसके अंदर की ओर सेल वॉल, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाए जाने वाली झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली। इसको भित्ति ना कहकर झिल्ली कहेंगे, ये भित्ति नहीं है। जो कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है, कोशिका द्रव्य को जस्ट ऊपर जो परत घेरे रहती है वो प्लाज्मा झिल्ली है। इसकी मोटाई करीब 7.5 से 10 नैनोमीटर होती है। यह त्रिस्तरीय इकाई कला है, ट्राइलेयर, जिसमें दो समानांतर गहरी रेखाएं पाई जाती है। इनकी मोटाई करीब 2 से 2.5 नैनोमीटर होती है। इनके मध्य हल्का स्थान पाया जाता है जिसकी मोटाई 3.5 से 5 नैनोमीटर होती है। यह वर्णकी या अवकलकीय पारगम्य झिल्ली होती है जो कि कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियमन करती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसकी सतह पर श्वसन के लिए विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा झिल्ली ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया के समान श्वसन का कार्य संपन्न करती है। तो ये तो थी इसकी बाहर की लेयर्स। अब इसमें अंदर क्या क्या है, एक तो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स। साइटोप्लाज्म एक बहुत ही थिक कॉलाइड कंसिस्टेंस वाला कॉलाइड द्रव्य होता है जिसमें ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसीय कण पाए जाते हैं और पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी, ब्यूटारिक एसिड, ग्लूकोज, वोलेटिन मॉलिक्यूल, सल्फर आदि पाए जाते हैं। इनमें कुछ जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनमें क्रोमेटोफोर्स, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इनमें झिल्ली आबद्ध संरचनाएं जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल सब एब्सेंट होते हैं। और जो कण इसमें बिखरे रहते हैं वो है राइबोसोम्स, जो बिखरे हुए रहते हैं बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है ही नहीं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है तो राइबोसोम्स उसके ऊपर ही चिपके रहते हैं, लेकिन इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो जो राइबोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं और 70S प्रकार के होते हैं। तो
और जो राइबोसोम्स है वो आपस में जो प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या करते हैं, जुड़कर एक समूह बना लेते हैं जिन्हें पॉलीसोम्स कहा जाता है। इसके बाद जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी बहुत ही हल्का न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहलाता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक रीजन है कहलाता कहेंगे उसको। जो न्यूक्लियोइड है वो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अणु का बना होता है जो कि एक क्रोमोसोम को दर्शाता है। उसके बाद इसमें एक मेन चीज़ जो है वो है प्लाज्मिड, जिसे हम कहते हैं। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट भी कहा जाता है, या एक्स्ट्रा जेनेटिक एलिमेंट भी कहा जाता है, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट भी कहते हैं। जीवाणु कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियोइड के अतिरिक्त डीएनए वलय पाई जाती है जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये बाह्य गुणसूत्री तत्व होते हैं। बाह्य गुणसूत्री तत्व मतलब गुणसूत्र तो एक डीएनए होता ही है जो मेन जेनेटिक एलिमेंट है, उसके अलावा भी एक जेनेटिक एलिमेंट अगर होता है तो उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट कहा जाता है, जो कि प्लाज्मिड है, जो खुद स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की प्रतिकृति यानी कि रेप्लिके बनाने की क्षमता रखते हैं। जब प्लाज्मिड जीवाणु डीएनए गुणसूत्र के साथ जुड़ जाते हैं तब उसको एपिसोम कहते हैं। प्लाज्मिड भी दोहरे तंतुक यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बने होते हैं, लेकिन इसमें पाए जाने वाले जीन जीवाणु की आनुवंशिक निर्धारण नहीं करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। अब इसकी भी जो डिटेल है बहुत आगे आएगी, अभी इस चैप्टर में नहीं है। अभी हम केवल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक संरचनाओं को समझ रहे हैं, और जो इनमें एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर्स होती है उनमें एक ग्रोथ के लिए एक विशिष्ट कोशिकीय अतिवृद्धि पाई जाती है, गमन के लिए, जिसे कशाभिका कहते हैं। फ्लैजेला फ्लैजेला कहते हैं या कशाभिका कहते हैं। कशाभिका का व्यास लगभग 10 से 20 नैनोमीटर तथा लंबाई 20 माइक्रोन तक हो सकती है। तो ये तो थी, और जो कशाभिका है वो 3 भागों से मिलके बनती है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। इन 3 संरचनाओं से मिलके बनी होती है। अब हम ये तो थे प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, इनमें क्या अंतर है। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो एकल या एक कोशिकीय जीव जैसे कि प्रोटोजोआ, शैवाल, ईस्ट आदि के रूप में पाई जाती है, और बहुकोशिकीय जैसे कि पौधों, जंतुओं के शरीर के रूप में पाई जाती है। किसी जीव विशेष में तथा पौधों व जंतुओं में इन कोशिकाओं की आकृति, परिमाप व कार्यकी में विभिन्नताएं पाई जाती है। और एक जो बेसिक प्रारूप टिपिकल टाइप की जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल है उस वो मेन तो क्या 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो कोशिका भित्ति, यानी कि ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, मेन बनी होती है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोसोम या साइटोप्लाज्मा। अब इसके जो जनरल कैरेक्टर्स है उसमें हम डायग्राम में देख ही सकते हैं कि कितना डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमने देखा था प्रोकैरियोटिक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन यूकैरियोटिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा जो कि दोहरी झिल्ली द्वारा आबद्ध रहता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर आप डायग्राम में देख सकते हैं इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस केंद्रिका होती है और क्रोमेटिन मटेरियल भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एक जीवित कला द्वारा आबद्ध रहता है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें स्ट्रॉल्स पाए जाती हैं, और जो कोशिकाएं हैं जो प्लाज्मा झिल्ली है वो सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति द्वारा घिरी रहती है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। इसके द्वारा एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से जुड़ा रहता है। इन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और जो एनिमल सेल है उसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का अभाव होता है, और उसके स्थान पर प्लाज्मा झिल्ली पर एक पतला प्रोटीन आवरण पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म व केंद्रक द्रव्य में विभेदित होता है। केंद्रक द्रव्य एक तो केंद्रक में पाए जाने वाला द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियर सैप में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, उससे निर्मित सूत्रों का जाल पाया जाता है। सुस्पष्ट व झिल्ली आबद्ध कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स यानी लवक, सूक्ष्मकाय आदि उपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स एटीएस प्रकार के पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण होता है और श्वसन व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एंजाइम्स व अन्य आवश्यक घटक इनसे संबंधित कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाए जाते हैं। और कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं व सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं। तो ये तो है इनके मुख्य कैरेक्टर्स यूकैरियोट्स के, जो इनको अलग करती है प्रोकैरियोट्स से। अब हम देखते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ सिमिलरिटी भी है। तो पहले तो हम सिमिलरिटीज देखते हैं कि व्हाट इज द सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में ये है कि दोनों ही कोशिकाओं के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है और डीएनए दोनों में ही, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है दोनों ही कोशिकाओं में, और डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए दोनों में ही पाया जाता है। दोनों ही कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन, मैसेंजर आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है। ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए अपनी खुद की प्रतिकृति बनाता है, कॉपी बनाता है। तो ये चीज़ें इसमें सिमिलर है दोनों ही कोशिकाओं में। और है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उनका रेगुलेशन भी होता है। इनके जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसकी संरचना भी सेम है। प्रोटीन जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो एक्सप्रेशन प्रोटीन के थ्रू ही होता है। प्रोटीन को कोड करने वाले जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो सेम है। 61 कोडॉन्स सेम है दोनों ही ग्रुप में, दोनों ही कोशिकाओं में। उसके अलावा जो स्टॉप कोडॉन्स है UAA और UAG, UGA, ये दोनों में सिमिलर है। मेटाबॉलिक पैथवे, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, ये दोनों में ही होते हैं। और जो प्रोटीन्स और एंजाइम का जो मेटाबॉलिक पैथवे, ये भी दोनों में सेम है। और दोनों की जो करेंसी है, एनर्जी करेंसी जिसको कहा जाता है ATP को, दोनों में ही एनर्जी करेंसी ATP ही है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की जो कोशिकाएं हैं उनमें डिफरेंसेस क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके एक बड़ा क्वेश्चन इसी का ही आएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। तो आपको इनका अर्थ समझाते हुए अंतर बताना है। तो हम देखते हैं कि प्रो शब्द यानी प्रो मतलब क्या होता है, प्री या पुराना, पूर्व का। कैरियोन न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स यानी आद्य प्रकार का न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। यू यानी ट्रू और कैरियो यानी न्यूक्लियस। तो इसमें सत्य प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है यानी वेल डेवलप्ड। और ये बहुत, जो प्रोकैरियोट है बहुत पुरानी है, जबकि यूकैरियोट बहुत ज़्यादा नहीं है, एडवांस टाइप की है। ये प्रिमिटिव है और ये एडवांस। प्रिमिटिव यानी पुरानी और एडवांस यानी विकसित प्रकार की है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जनरली यूनिसेल्युलर है यानी एक कोशिकीय संगठन है इनका, जबकि यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है। एक कोशिकीय भी इनमें होते हैं लेकिन सामान्यतः मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है। और न्यूक्लियस बहुत पुराने टाइप का है, जबकि इसमें विकसित प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, क्योंकि एक ही कोशिकीय होती है प्रोकैरियोटिक, तो ये साइज में स्मॉल है, और जबकि यूकैरियोटिक साइज में बड़ी होंगी। सबसे मेन चीज जो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस है तो सही लेकिन वेल डेवलप नहीं है, बिखरा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी संरचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होती ही नहीं है। और ये सभी संरचनाएं, और वो भी वेल डेवलप्ड, डबल लेयर्ड, और मेजॉरिटी में पाई जाती है यूकैरियोट्स में। जेनेटिक मटेरियल जो है एक सिंगल क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है, जबकि बहुत यूकैरियोट्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि व्यवस्थित होते हैं न्यूक्लियस में। और जेनेटिक मटेरियल फ्री है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट है।
क्रोमोसोम्स जो है कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, केवल सर्कुलर डीएनए है, जबकि अच्छा ध्यान रखना प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो सर्कुलर है, और यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स है वो लीनियर है, रेखीय रूप में। जो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन है, कोशिका का विभाजन, वो माइटोसिस और मियोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जबकि ये दोनों ही चीज कंप्लीटली एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। जो कोशिका का विभाजन है वो फिशन या बडिंग के द्वारा होता है या द्विविखंडन के द्वारा होता है। अब जब न्यूक्लियस ही ढंग से डेवलप नहीं है तो न्यूक्लियोलस नहीं है इसमें प्रोकैरियोट्स में, और जबकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियोलस यूकैरियोट्स में पाई जाती है। राइबोसोम्स 70S टाइप के हैं और इसमें राइबोसोम्स 80S टाइप के हैं। राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स हैं, 50S तो लार्ज यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, एंड 30S स्मॉल सब यूनिट। और इधर देखिए यूकैरियोट्स में तो लार्जर यूनिट, जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S और छोटी वाली यूनिट 40S की है। डीएनए, इसके डीएनए को, प्रोकैरियोटिक के डीएनए को नेकेड कहा जाता है क्योंकि वो हिस्टोन प्रोटीन से रैप अप नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स जो है उनकी कोशिकाओं का जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से, उसके चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन से लिपटे हुए रहते हैं। और अब ये है कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में बिखरे हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म में, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, और यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जब वैसे तो इसमें भी बिखरे हुए ही रहेंगे, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं। और इसमें ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम ही है से ही होता है, जबकि इसमें डबल लेयर जो क्लोरोप्लास्ट है पाया जाता है, तो उसके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। फ्लैजेला सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रहता है फ्लैजेला का, लेकिन फ्लैजेला जो यूकैरियोट्स में है वो 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूबल्स की पाई जाती है उसमें। और माइक्रोट्यूबल्स क्योंकि इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता फ्लैजेला का, और माइक्रोट्यूबल्स यानी सूक्ष्म तंतु इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। और जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट्स की वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, और सेल वॉल की, जैसे कि प्लांट में सेल वॉल, एनिमल सेल में तो एब्सेंट ही रहती है, लेकिन जब सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट है तो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ऑर्गेनिज्म जो है हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, क्योंकि वो केवल एक सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम से बने होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं तो ये पॉलीप्लॉइड्स भी हो सकते हैं, और 2 कॉपीज ऑफ जीनोम या अधिक भी पाए जाते हैं। सब एक चीज मेन है यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल या एलिमेंट प्लाज्मिड पाया जाता है कभी ज़्यादातर, जबकि ये यूकैरियोट्स में ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑटोनोमस है, पर वो ठीक है प्लाज्मिड के जितना नहीं है कि जो संरचना प्लाज्मिड की रहती है वो अलग संरचना, जो कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को गवर्न करती है। उसके अलावा और इसमें ये है साइटोस्केलेटन सिस्टम एब्सेंट है। साइटोस्केलेटन सिस्टम जो अंदर का कंकाल रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह सब एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल नहीं होता, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूकैरियोट्स में ही होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या क्या होते हैं इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल जिनसे एक्सचेंज होता है। और इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है माइटोसिस मियोसिस के द्वारा। रेस्पिरेशन जो है प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स के द्वारा होता है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही एब्सेंट है इसमें, और इसमें दोनों ही पाए जाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है, आपको ये सब मालूम है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इंटरनल ये कुछ जो होते हैं जीवाणु कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस कर सकती है।
कोशिकाएं भी कर सकती हैं, तो उनमें अंदर ही साइटोप्लाज्म में ही मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि उसके लिए क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर है, लेमेली है स्ट्रोमा में। नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी केवल प्रोकैरियोट्स में ही है और प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल भी नहीं है। एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में। एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस एनिमल सेल्स में पाई जाती है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट यानी साइक्लोसिस प्रोकैरियोट्स, यही गति होती है जीव द्रव्य के, कोशिका द्रव्य की गति होती है जिसको साइक्लोसिस कहते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में पाई जाती है। और सेल साइकिल भी इसकी ड्यूरेशन कम होती है, जबकि उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है, क्योंकि कोशिकाओं में ही अंतर है तो डिफरेंसेस होना तो स्वाभाविक ही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को अलग करती है। तो ये तो थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंसेस, और इसकी संरचनाओं का हमने देखा कि किस तरीके से कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, डिससिमिलरिटीज भी होती हैं। और आगे फिर हम पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।